हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सीए गुरमुख रागानी। दोस्तों, लेट मी टेल यू अबाउट मी, अ लिटिल अबाउट मी। I have completed my CA in the year 2001. From there I started teaching at my own classes and at different classes nowadays I teach. So I have taught students of CA, CMA from foundation to final level. I teach accounting and costing. Today here I'll start with the series of revision lectures of management accounting of CMA Inter. तो दोस्तों, let's start with one of the very interesting topic of CMA Inter, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी कॉस्टिंग का ही दूसरा बाई है और कुछ नहीं। तो टुडे आई विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। दोस्तों, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफर प्राइसिंग। देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग में दो टाइप की ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब जब हम कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रांसफर प्राइसिंग। बट हमारा ये जो टॉपिक है मेनली फोकस्ड है इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग पे। नाउ व्हाट इज इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग, पहले उसके बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स को समझते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का दुकान है और हम बेंचेस बनाते हैं, क्लासेस, बिकॉज आई एम अ टीचर, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्लासेस टीचर बेंचेस। अच्छा, तो हमारे ना दो डिवीजन हैं, दो डिपार्टमेंट हैं। जो पहला डिपार्टमेंट है बच्चों, यहाँ पे ना फ्रेम मैन्युफैक्चर होता है। आपको पता है बेंचेस में ना लोहे का फ्रेम रहता है, वो यहाँ पे बनता है। अच्छा, यहाँ पे वो जो फ्रेम है ना, वो फिर डिवीजन ए से डिवीजन बी में ट्रांसफर किया जाता है। और डिवीजन बी में क्या होता है, उस फ्रेम के ऊपर पूरा प्लाईवुड सरमाइका लगा के उसको पॉलिश करके बेंच बना के तैयार करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कस्टमर को सेल करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि कैलकुलेशंस कैसे की जाए। अब देखो, डिवीजन ए का जो मैनेजर है उसका नाम चलो रख देते हैं, इसका नाम है मिस्टर ए। डिवीजन बी का मैनेजर मिस्टर बी, और इस कंपनी का जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर मिस्टर सी, या मिस्टर जी की बात करते हैं। मिस्टर जी द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। अच्छा बच्चों, अब सवाल ये आता है, ए बी को फ्रेम देता है, बी उसको फर्दर प्रोसेस करके इसमें से फिनिश गुड्स बनाता है और मार्केट में सेल करता है। समझो ए का कॉस्ट 100 रुपया है, ठीक है ना। अब ए जब बी को ट्रांसफर करता है, समझो ये 100 रुपए की जगह आई विल टेक 1000 रुपए का फ्रेम है। अब इसमें ना इसका कॉस्ट भी ऐड करते हैं, समझो ये 1500 का कॉस्ट ऐड करता है बी डिवीजन बेंच बनाने के लिए। तो आप मुझे बताओ टोटल कॉस्ट बेंच बनाने का कितना होगा? 1000 रुपया फ्रेम का और प्लाईवुड का 1500 मिला के 2500 रुपये में अपना बेंच बन के तैयार हो जाएगा। सो हमारा टोटल कॉस्ट बच्चों 2500 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बेंच जो है ए ने बी को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर इज डन एट कॉस्ट, हाँ, मतलब 1000 का 1000 में दे दिया, हाँ। अरे अपने 22 से प्रॉफिट थोड़ी लेंगे, हम मार्केट में बेचेंगे तो प्रॉफिट जोड़ेंगे, लेकिन अगर हम हमारे दूसरे डिपार्टमेंट को स्टॉक देते हैं तो कॉस्ट पे देंगे ना, हाँ। तो ए ने बी को कॉस्ट पे दे दिया, बहुत बढ़िया। बी ने उसमें 1500 और खर्चा करके 2500 का प्रोडक्ट तैयार किया और कस्टमर को बेचा कितने में? 4000 रुपए में।
अच्छा, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट के ऊपर टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? सर 1500 का प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा, समझो पूरे साल में इनटू 1000 बेंचेस बेचे हमने, 1000 बेंचेस हमने बेच दिए, तो दोस्तों ये आपका 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया पूरा हमारे बिजनेस में। बढ़िया सर। अब सवाल ये आता है कि ये जो 15 लाख का प्रॉफिट है ये किसका प्रॉफिट है? अब क्योंकि सेल कौन कर रहा है? डिवीजन बी सेल कर रहा है, तो सेल डिवीजन बी में बुक होगा, तो प्रॉफिट डिवीजन बी में बुक होगा। चलो ठीक है। अच्छा, तो बहुत क्लियर है पहला पिक्चर। ए ने फ्रेम बनाया 1000 रुपए में, बी को दे दिया 1000 का 1000 में। बी ने उसके ऊपर और खर्चा किया, प्लाईवुड ऐड किया, 1500 का खर्चा किया, 2500 रुपए में टोटल बेंच बना के तैयार कर दिया और वो 4000 में बेच दिया कस्टमर्स को। 1500 का पर बेंच प्रॉफिट, 1000 बेंचेस 15 लाख। अब यहां पे आप ध्यान देना, अब यहां पे दिक्कत क्या है? हमारा जनरल मैनेजर आया है, वो मिस्टर ए और मिस्टर बी से बात कर रहा है। मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ये बच्चों इन दोनों का आंखें बना लेते हैं। हाँ, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए से जनरल मैनेजर ने पूछा, भाई तुमने बोल साल में कितना कमाया? मिस्टर ए तो हक्का बक्का रह गया। मिस्टर ए ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया? डिवीजन ए का प्रॉफिट कितना है? सर 0। क्या बात है। अच्छा, डिवीजन बी ने कितना प्रॉफिट कमाया? मैनेजर बी बोलता है, सर मैंने 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। क्या बात है। जनरल मैनेजर मिस्टर बी को बोलता है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुमको जबरदस्त हम इंसेंटिव देंगे, इस प्रॉफिट का 1% तुमको बोनस देंगे। मिस्टर ए को बहुत डांटा, जनरल मैनेजर ने मिस्टर ए को बहुत डांटा, बोला तू क्या कर रहा है, पूरे साल में कुछ नहीं कमाया। देखो ये मिस्टर ए का शक्ल हो गया, ये मिस्टर बी का शक्ल हो गया। मिस्टर ए सोच रहा है, यार मैंने नहीं कमाया, मतलब मैं क्यों कमाऊंगा, कंपनी कमाएगा ना। जनरल मैनेजर ने बोला, हाँ कंपनी कमाएगा, लेकिन उस कमाई में ए को बोला तेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, बी को बोला तेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। जो जितना ज्यादा कमा के देगा उतना ज्यादा उस डिपार्टमेंट को इंसेंटिव मिलेंगे, बोनस मिलेगा। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, मिस्टर ए की क्या गलती इसमें? मिस्टर ए की तो कोई गलती नहीं। उसने जो बेंचेस हमने 2500 रुपए के 4000 में बेचे, जो 1500 का प्रॉफिट कमाया, उसमें तो ए का भी काम इंक्लूड है ना, लेकिन पूरा प्रॉफिट तो बी में दिख रहा है। अब दिस इज द प्रॉब्लम। इसका मतलब है यहां पे ईच डिवीजन इज अ प्रॉफिट सेंटर, मतलब हर डिवीजन एक प्रॉफिट सेंटर है, हर डिवीजन एक सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। तो बच्चों करना क्या चाहिए जब ऐसा केस है? तो जब मिस्टर ए डिवीजन बी को फ्रेम देगा, 1000 रुपए में नहीं देगा, क्योंकि अगर वो 1000 में देगा तो पूरा प्रॉफिट बी में दिखाई दे रहा है। आइडियली व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे कॉस्ट 1000 रुपया ऐड हो रहा है, 1000 रुपए का कॉस्ट है, प्रॉफिट ए कितना जोड़ता है 0, तो ट्रांसफर प्राइस कितना है 1000। ए ने बी को 1000 रुपए में दिया, बी
और फर्दर कॉस्ट ऐड करता है सर 1500। तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट 1000 और 1500 क्या हो गया है, फर्दर कॉस्ट, हाँ प्लाई लगाने का कॉस्ट 2500। सर टोटल कॉस्ट हो गया 2500। चलो मैं टोटल कॉस्ट नहीं लिखता हूं, टोटल कॉस्ट आप ऐसे ही समझो 2500 रुपए। अब इसमें बी कितना प्रॉफिट जोड़ेगा सर, 1500 का प्रॉफिट उसने जोड़ दिया और सेलिंग प्राइस रखा 4000। अब प्रॉब्लम ये है कि ए डिवीजन में प्रॉफिट 0 है, पूरा प्रॉफिट बी में है, लेकिन ये बेंच बनाने का मेहनत तो दोनों ने किया है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है जब ए बी को प्रोडक्ट देगा तो ए बी को कॉस्ट पे नहीं देगा, क्योंकि ए का परफॉर्मेंस ए के प्रॉफिट्स के थ्रू इवैल्यूएट किया जा रहा है। तो हर डिवीजन एक अलग एंटिटी माना जाएगा, हर डिवीजन एक सेपरेट बिजनेस माना जाएगा। ए बी को जब प्रोडक्ट देगा तो क्या प्राइस पे देगा, ए बी को जब प्रोडक्ट देगा तो क्या प्राइस पे देगा, उसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसफर प्राइस। और ये प्राइस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी को कॉस्ट पे दे रहा है तो ए का प्रॉफिट 0 आएगा, ए का इंसेंटिव खत्म, जबकि 2500 की कॉस्ट में 1000 का कॉस्ट ए का, मतलब ए का मेहनत भी लगा हुआ है। मैं तो ऐसा बोल सकता हूं। आप बोलेंगे सर करना क्या चाहिए, कई तरीके हैं इसको डील करने के। देखो मैं तो इसको ऐसा बोलूंगा, एक तरीके से मैं बोलूंगा आप अगर कॉस्ट का रेशो निकालेंगे टोटल 2500 की कॉस्ट में, ए का 40% कॉस्ट है, बी का 60% एडिशनल कॉस्ट उसने ऐड किया है 2500 में, तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये जो 1500 का प्रॉफिट है ये भी 40-60 के रेशो में डिवाइड होना चाहिए। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप 40-60, जरूरी थोड़ी कॉस्ट का रेशो सही हो, एफर्ट्स के रेशो में डालो। तो एफर्ट्स का रेशो बच्चों फिर हमें निकालना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई बोलेगा सर आधा आधा प्रॉफिट क्या होता है, मैं इसको डील करने के लिए हम डिस्कस करेंगे। अब हम ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अब ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ए बी को ये प्रोडक्ट कितने में देना चाहिए, वो डिसाइड कैसे करेंगे। पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है, इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इंटरनल मतलब एक डिपार्टमेंट, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को क्या प्राइस पे प्रोडक्ट देगा, इज ट्रांसफर प्राइसिंग। चलो बच्चों मैं आपको बताऊं, ट्रांसफर प्राइसिंग जब हम बात करते हैं इट्स अ वेरी वेरी बिग कॉन्सेप्ट। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ थॉट प्रोसेस एंड ऑप्शंस हैं। मैं कुछ उनको मैंने समराइज किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले उनको मैंने उठाया है। सबसे पहले जब आप ट्रांसफर प्राइस, मतलब व्हेनेवर आई से ट्रांसफर प्राइस फुल टॉपिक में, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को प्रोडक्ट कितने में देगा, क्या प्राइस पे देगा। और हर डिवीजन इज अ प्रॉफिट सेंटर, हर डिवीजन इज अ सेपरेट एंटिटी, हर डिवीजन का परफॉर्मेंस उसके प्रॉफिट के हिसाब से इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रांसफरर डिवीजन, देखो ए डिवीजन दे रहा है तो ए डिवीजन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वी कॉल इट एज अ ट्रांसफरर डिवीजन। बी डिवीजन को ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफरी डिवीजन, ट्रांसफरर ट्रांसफरी। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफरर डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा हम डिसीजन लेंगे। देखो दोनों डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग थॉट प्रोसेस होगा, अलग अलग प्राइस पॉसिबल होगा। विल अंडरस्टैंड विथ फर्स्ट ऑप्शन कि जो डिवीजन ट्रांसफर कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचेंगे। ध्यान देना,
जब आप ट्रांसफरर डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपके पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। आप जब भी कोई भी सम उठा रहे हैं तो आप ना उसको कैटेगराइज करो, ये कौन सी कैटेगरी में आता है। मैं ये ऑप्शंस अभी रीड नहीं करूंगा, मैं ऑप्शंस रीड करने से पहले इसके एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल लेके फिर इस ऑप्शन में आऊंगा। देखो ये एग्जाम्पल ये फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। तो मैं ये डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल वही कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो हमारे पास ना ये पर्टिकुलर सेम एग्जाम्पल है। फ्रेम 1000 रुपए में ए ने बनाया, बी ने प्लाईवुड ऐड किया 1500 में, टोटल कॉस्ट 2500, बेचा 4000 में। सर ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल तो अपने को रट्टा हो गया, तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, 1500। ठीक है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन हमें ये देखना है, हमें क्या डिसाइड करना है, ए बी को फ्रेम कितने में देगा। हमने अभी अभी चेक किया, अगर ए बी को 1000 रुपए में देगा तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है, ए को, ए का प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा। हां, इसमें एक और अजम्पशन रहता है, हमेशा हर सम में अजम्पशन रहता है कि डिपार्टमेंट ए खाली फ्रेम नहीं बनाता, डिपार्टमेंट ए बहुत सारे और प्रोडक्ट बनाता है। उसका प्रॉफिट है बट इसका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। जो ए ने बी को दिया, बी ने मार्केट में बेचा, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, अब ए जो फ्रेम बनाता है उसका मार्केट में डायरेक्ट कोई कस्टमर नहीं है। मतलब ए अगर उस फ्रेम को मार्केट में डायरेक्टली एज अ फ्रेम बेचना चाहे तो कोई कस्टमर फ्रेम नहीं खरीदता। नो मार्केट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ए जो बना रहा है फ्रेम वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कभी कभी ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये भी मार्केट में सेल होता है। अच्छा, हाँ सर। अच्छा ध्यान देना, आप जरा कैलकुलेशंस को ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं। अगला आधा घंटा आप ध्यान से आप सुनना बच्चों, आई ट्राई माई बेस्ट कि बेसिक्स लॉजिक और बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएं। आप जब सम रीड करेंगे, सम रीड करके ना आप उसकी देखो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ऑप्शन 1 में कि 2 में कि 3 में, और हर ऑप्शन के साथ एक पर्टिकुलर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा करना है विथ लॉजिक। लेट्स ट्राई इट आउट। अब ये जो 1500 का प्रॉफिट है ये अपने को दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरा प्रॉफिट बी बुक करेगा तो ए विल नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट 1500 का है ये प्रॉफिट हम दोनों डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। ये टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड दिस प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। क्या कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों, देखो अलग अलग ऑप्शंस हैं। इक्वली, मतलब 1500 का प्रॉफिट में हम बोलेंगे 750 का प्रॉफिट ए का, 750 बी का। अच्छा, दूसरा, इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, अदर agreed method. Let's try with the first method, equally. इक्वली में क्या होगा, देखो ये ए डिपार्टमेंट है, उसका कॉस्ट है, वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और बी को प्रोडक्ट देगा। ए का कॉस्ट है 1000 रुपया, हम चाहते हैं कि ये जो 1500 का टोटल प्रॉफिट है 750 ए में बुक करें, 750 बी में बुक करें। तो ए 750 प्रॉफिट बुक करके 1750 में ये प्रोडक्ट बी को देगा।
फ्रेम, ठीक है। फिर बी क्या करेगा, वो उसमें फर्दर कॉस्ट ऐड करेगा। फर्दर कॉस्ट बच्चों बी का कितना है सर 1500। तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट अब कितना हो गया 3250। फिर इसमें बी का प्रॉफिट ऐड करेंगे और वो भी 750 है, वो भी कितना है 750 है। और आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चों 4000। देखो ये ए वाला पार्ट हो गया, ये बी वाला पार्ट हो गया। आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर। समझा कि नहीं? ए बी को 1750 पे फ्रेम देगा, 1000 में नहीं देगा। 750 का प्रॉफिट ए बुक करेगा और फिर बी उसमें 1500 और खर्चा करेगा और फिर वो 750 का प्रॉफिट बुक करेगा। अब देखो क्या होगा ना, 750 का प्रॉफिट मतलब इंटू 1000 बेंचेस, 7.5 लाख ए में प्रॉफिट दिखेगा, 7.5 लाख बी में प्रॉफिट दिखेगा। जनरल मैनेजर दोनों को शाबाशी देगा, ए भी खुश बी भी खुश। लेकिन बी को लगता है इक्वली नहीं होना चाहिए। क्यों? बी को लगता है उसकी मेहनत ज्यादा है, उसका देखो खर्चा भी ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। तो बी को ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट बी में बुक होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट के रेशियो में। तो ये वाला मैंने कौन सा ऑप्शन ले लिया, इक्वल, ये वाला। अगर मैं आपको बोलूं प्रॉफिट डिवाइडेड इन कॉस्ट रेशियो, तो अगर मैं उसको लिखना चाहूं ए और बी, ए का कॉस्ट कितना है सर 1000 रुपया, बी का कॉस्ट कितना है सर 1500, मतलब इनका कॉस्ट का रेशियो हो गया 2:3। ठीक है, तो हम ए में कितना बुक करेंगे? तो दोस्तों हमारा शेयर ऑफ ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल 1500 प्रॉफिट है, 2/5 ए का 600 रुपए बोला ए तू ले ले। शेयर ऑफ बी 3/5 900 रुपए। तो ए को बोला तेरा 600 का प्रॉफिट, बी को बोला तेरा 900 का प्रॉफिट। तो इक्वेशन कैसे बैठेगा बच्चों? हमारा कॉस्ट ऑफ ए 1000 रुपए का फ्रेम है, ए अपना प्रॉफिट बोला तुम 600 जोड़ दे, तो टीपी ट्रांसफर प्राइस मैंने आपको पहले बताया इज अ प्राइस एट विच गुड्स आर गिवन बाय वन डिवीजन टू अदर डिवीजन। तो ए बी को ना 1600 में देगा ये, उसमें बी अपना फर्दर कॉस्ट और ऐड करेगा, उस पर अप्लाई करेगा, अपना प्लाई लगाएगा, सरमाइका लगाएगा, बना देगा बेंच, तो फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर बी उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देगा और बी का प्रॉफिट दोस्तों 900 है और आप अगर देखेंगे तो सेलिंग प्राइस अपना वही 4000 है। अब खाली फर्क क्या हो गया, ट्रांसफर प्राइस अलग है। ऊपर आपकी ट्रांसफर प्राइस जो थी वो 1750 है, नीचे आपकी 1600 है। इसमें ए का प्रॉफिट ऊपर आपने 750 लिया, ए में अभी 600, बी का 750 900। दोस्तों अब आप बोलेंगे कौन सा राइट है? देखो ये सब्जेक्टिव मैटर है, कौन सा राइट है ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके एफर्ट्स कितने हैं दोनों के, उनके एफर्ट्स जो हैं, उसके बाद एफर्ट के अलावा दोनों ने कितना खर्चा किया है, हर चीज को इवैल्यूएट किया जाएगा और एक रीजनेबल वे में उस प्रॉफिट को दोनों में डिवाइड किया जाएगा। मतलब ए बी को ना कॉस्ट पे नहीं देगा, प्रॉफिट जोड़ के देगा। अरे ठीक है कि नहीं? चलो बहुत अच्छा। ये दोनों दोस्तों बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था।
अब इसमें ना हम बहुत सारे और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। हम बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखो ध्यान से, हाँ, मैं अगर आपको इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दूं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे स्टोरी में लेते हैं, वही स्टोरी है, वही कॉस्ट है, लेकिन मैंने थोड़ा और बारीकी से डेटा दे दिया आपको। मैंने आपको क्या दे दिया कि फ्रेम का मार्केट में डायरेक्ट कस्टमर भी है। मतलब अगर ए चाहे तो वो फ्रेम को बी को देने की जगह मार्केट में डायरेक्टली बेच सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेम रेडी खरीदते, जो बेंचेस बनाते हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं और सारे लोग हैं। अब हमने क्या किया, इस जरा कॉस्ट को और बारीकी से डिवाइड कर दिया। जो मेरा 1000 रुपए का कॉस्ट है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, 700 वेरिएबल कॉस्ट है, 300 फिक्स कॉस्ट है। दोस्तों हमारे इस टॉपिक में याद रखना, हमेशा हमारा एक थॉट प्रोसेस रहेगा, अजम्पशन रहेगा कि ए और बी खाली ये प्रोडक्ट नहीं बनाते, ए और बी और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो खाली ये प्रोडक्ट नहीं है। आप बोलेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मतलब ए जो है ना खाली फ्रेम नहीं बनाता, वो उसके अलावा और 5 प्रोडक्ट बनाता है, बी भी और 5 प्रोडक्ट। फर्नीचर है, बहुत वैरायटी रहती है। तो जो भी मेटल का काम है वो ए में होता है, जो भी प्लाईवुड का काम है वो बी में होता है, अलग अलग टाइप के फर्नीचर में। हम उसमें से खाली एक प्रोडक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, अब बी में आपको पता है वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट क्या होता है, पहले वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज द अजम्पशन आई हैव टेकन, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। बी का जो वेरिएबल कॉस्ट है 1100 है और 400 का फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें हमें एक ए का कैपेसिटी बनाना पड़ा। ए का 10,000 यूनिट का कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ए का डायरेक्ट कस्टमर 4000 यूनिट फ्रेम के खरीदता है और हर यूनिट 1300 में खरीदता है। तो ए 10,000 यूनिट बना सकता है, उसके डायरेक्ट कस्टमर्स 4000 यूनिट के हैं। इसका मतलब है ए अभी और कितने यूनिट्स, कितने और फ्रेम्स बना सकता है, 6000। दैट इज कॉल्ड आइडल कैपेसिटी। आप और कितना काम कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आइडल कैपेसिटी। विद द गिवन कैपेसिटी 10 में से 6 और बना सकते हैं, 4 का कस्टमर है। अच्छा ठीक है, लेकिन बी कितने यूनिट्स बनाता है बेंचेस के, सर 5000 बनाता है। बी कितने बनाता है, 5000। इसका मतलब है बी को 5000 फ्रेम लगेंगे, हाँ सर लगेंगे। अब ए बी को फ्रेम कितने में देना चाहिए, देखो पहले वाले जो सम है ना उसमें हमने और चीजें ऐड ही नहीं की कि मार्केट में ए का कोई डायरेक्ट कस्टमर है, बी का कोई डायरेक्ट सप्लायर हो सकता है, बी हो सकता है मार्केट से फ्रेम खरीद सकता है। हम तो यहाँ पे पहले केस में तो एक सिंपल केस डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक प्रोडक्ट दोनों मिलके बनाते हैं और बेचते हैं। तो जब दोनों डिवीजन मेहनत करते हैं तो प्रॉफिट दोनों का डिवाइड होना चाहिए, दोनों में डिवाइड होना चाहिए। अकॉर्डिंगली वी हैव डन। बट अब यहाँ पे ना चीजें और कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। ए है ना मार्केट में बेच सकता है। अब ध्यान देना, आइडल कैपेसिटी, जब भी आइडल कैपेसिटी है और आप उस आइडल कैपेसिटी को देखो 6000 यूनिट्स बना सकते हैं, सामने चाहिए कितने, 5000। तो ये 5000 उस आइडल खाली बैठे थे उसमें से हम काम करके प्रोडक्ट बना रहे। सवाल ये आता है अगर ए बी के लिए फ्रेम बनाएगा, ए जब बी के लिए फ्रेम बनाएगा तो एक फ्रेम बनाने का कितना खर्चा आएगा। बोला सर वो तो 1000 रुपया है। बी
जब ए से फ्रेम खरीदेगा तो ए जब बी के लिए फ्रेम बनाएगा कितना में बनेगा? क्या 1000 रुपए में? नहीं, यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग का गेम स्टार्ट होता है। देखो, आप ऑलरेडी एक लेवल पे काम कर रहे हैं। अब आप अगर अपने काम को उसी कैपेसिटी में बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगता। आज जैसे समझो मेरा क्लासेस है, मेरा क्लासेस में मेरे पास 3 क्लासरूम्स हैं, ऑफिस है, मैं सीए पढ़ाता हूं सालों से, लेकिन मार्केट में सीएमए का अभी हवा चल रहा है, लोग सीएमए कोर्स कर रहे हैं, तो मैंने सीएमए चालू किया। क्लासरूम वही यूज कर रहा हूं जो पहले थे, उसका मैं रेंट भरता हूं। अब मैं उसी क्लास में सीएमए वाले बच्चे भी बिठाऊंगा, मतलब अलग बैच स्टार्ट करूंगा उसी क्लासरूम में, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा? आंसर इज नो। मतलब मैं जो एडिशनल प्रोडक्ट बनाऊंगा यूजिंग माय आइडल कैपेसिटी, मेरा क्लास थोड़ा टाइम खाली पड़ा था जिसका रेंट तो ऑलरेडी लग रहा था, मैं सीएमए बैच चलाऊं नहीं चलाऊं रेंट तो मेरा वैसे ही लग रहा था। अब सीएमए बैच चलाने की वजह से क्या मेरे को एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, उतना ही लगेगा फिक्स कॉस्ट। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, मेरा एडिशनल फ्रेम बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस? इससे अच्छा हम बोलेंगे व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बाय ए टू बी? आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट 700। ध्यान देना, ए आइडल कैपेसिटी यूज कर रहा है। आइडल कैपेसिटी यूज करके अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगता, तो खाली वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है। वेरिएबल कॉस्ट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम का मतलब है ए बी को 700 से कम में नहीं देगा, कम से कम 700, डेफिनेटली 700 में नहीं देगा, 700 से ज्यादा में देगा, क्योंकि वापस प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। आई यस और नो? सो विद आइडल कैपेसिटी, if you transfer to other division, your minimum TP is variable cost. बाकी आप डिसाइड करो आपस में नेगोशिएट करके कितना प्रॉफिट और जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, जो भी है बाकी नेगोशिएशन है, बाकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। बाद में हम सीखेंगे, जब बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे और ए के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों एक साथ सोचेंगे तो एक मैक्सिमम आएगा, बाद में डिस्कस होगा। पहले थोड़े में आइडियल बेसिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप समझो एक्चुअली ये टॉपिक क्या बोलता है। अच्छा, अभी मैं इसी को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सम सॉल्व करने से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करूंगा। और अगर आप बच्चे बोलेंगे कि लेटेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज के कुछ सम सॉल्व करने हैं, तो डेफिनेटली मैं सॉल्व करके रिकॉर्ड करके भेजूंगा विद द इंटेंशन कि हमें सम में सोचना क्या। देखो, सम सॉल्व करना मेरा पर्पस ही नहीं होगा, मेरा काम ये है आपको सिखाना कि हमें सोचना कैसे है। जब सिचुएशन चेंज होती है तो हम हर सिचुएशन टू सिचुएशन कैसे उस सम को अप्रोच करेंगे। अब मैं उसी स्टोरी को आगे लेके जाता हूं। अब ध्यान देना, स्टोरी को आगे कैसे लेके गया। आउटसाइड कस्टमर एग्जिस्ट बट देयर इज नो आइडल कैपेसिटी। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ए 10,000 फ्रेम बना सकता है और ए का कस्टमर है 10,000 फ्रेम, 10,000 के 10,000 मार्केट में बिक जाते हैं, तो ए तो खाली बैठा नहीं।
ए तो बहुत सुपर टाइट लगा पड़ा है, काम फुल है उसके पास। अब बी को 5000 फ्रेम चाहिए, उसने ए को बोला भाई मुझे 5000 फ्रेम दे। अब ए बी से कितना पैसा लेगा? अब बात बहुत ध्यान से समझना। ए बी को क्या बोलेगा, देख तू मेरा भाई है, लेकिन भाई भाई घर में, अब बिजनेस है, दुकान है, तू पहले तो भूल जा तू मेरा भाई है। तू अलग कंपनी है, बिजनेस है, मैं अलग बिजनेस हूं। और ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इंसेंटिव इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डिवीजन भले एक ही कंपनी के हैं, बट डील करने के टाइम दो अलग अलग एंटिटीज माने जाएंगे। तो ए बी को बोलेगा देख भाई, अगर तेरे को 5000 यूनिट्स फ्रेम चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें 5000 फ्रेम देने के लिए कस्टमर के 5000 ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे, 5000 फ्रेम के ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे। और कस्टमर मुझे एक फ्रेम का 1300 दे रहा है। कस्टमर एक फ्रेम का कितना दे रहा है? 1300। तू भी अगर 1300 देगा तो ले, नहीं तो जा बाढ़ में जा। नहीं देगा तेरे को, जा क्या करने का है, जा जनरल मैनेजर से बात कर। नहीं देगा मैं, तू मेरा भाई है, भूल जा, घर में है, दुकान में भाई भाई नहीं है। क्योंकि ए को मार्केट में 1300 मिल रहा है तो बी को वो कम में क्यों देगा? कॉस्ट पे देगा ही नहीं, बोलेगा भूल जा जा। ध्यान देना, यहां पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन की गेम खेलते हैं। ए कितना कमाता है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सर 1300 पर यूनिट। व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? सर 700 में वेरिएबल कॉस्ट में बेंच बन जाता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सर 600 रुपया। आई होप कंट्रीब्यूशन आपको पता है। मैं वही बोल रहा हूं, ये टॉपिक सीखने से पहले आपको ओवरऑल कॉस्टिंग का और मार्जिनल कॉस्टिंग का स्पेशली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइस? मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बात कर रहा हूं? ट्रांसफरर, ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बात करना स्टार्ट ही नहीं किया बच्चों। सर क्या अलग अलग सोचना पड़ता है? हाँ भाई देखो, बेचने वाला अलग सोचेगा, खरीदने वाला अलग सोचेगा। मैं जो अभी दे रहा है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं। तो हम क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस, विच इज हाउ मच? 1300 पर यूनिट। या इसी को लिखने का एक और तरीका है, विच इज बेटर वे, ट्रांसफर प्राइस is variable cost plus opportunity cost। A का वेरिएबल कॉस्ट 700 है। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है ए कस्टमर से डायरेक्ट बेच के कितना कमा रहा था? कंट्रीब्यूशन 600। अगर वो उस कस्टमर को नहीं दे के बी को देगा तो ए विल हैव अ लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 600 एंड दैट लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने ऑलरेडी बच्चों सीखा हुआ है क्या होता है ये। बेसिकली अगर हम एक काम करते हैं और उसमें से हम 600 रुपया कमाते हैं, लेकिन हमने वो काम छोड़ के दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये 600 हम छोड़ देंगे ना प्रॉफिट, अपना मार्जिन। तो जो दूसरा काम कर रहे हैं उसके लिए ये वाला काम जो पहला छोड़ा, इसका प्रॉफिट मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग 600 फॉर डूइंग दैट अदर वर्क। सो हमने कस्टमर को बेचा होता तो 600 कमा रहे थे रादर, बट अब कस्टमर को नहीं बेच के बी को दे रहे हैं, तो बी को बोलेंगे तू 600 का प्रॉफिट भर के दे, जो मेरा कस्टमर से मिलने वाला था वो प्रॉफिट तू दे। तो 600 रुपया उससे लेंगे तो वही 1300। ये दोनों सेम ही है, देखो ना, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे सेम आंसर है, लेकिन दो अलग अलग तरीके हैं। कभी कभी आंसर थोड़ा डिफरेंट आता है। क्यों डिफरेंट आता है?
उसके मैं कुछ रीजंस बता सकता हूं। जैसे पहले ये क्लियर है क्या, अब ए के पास कोई आइडल कैपेसिटी नहीं है, ए पूरा ऑक्यूपाइड है, उसके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, उनको 1300 में बेच रहा है, तो बी को वो 1000 में भी नहीं देगा, 700 में भी नहीं देगा, हाथ जोड़ेगा, बोलेगा 1300 दे तो देता हूं, नहीं तो भाग जा, जो करने का कर। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। अब मैं आगे बात करता हूं। कभी कभी ये मेथड, ध्यान देना, मैं और अभी बारीकी में अब थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूं। अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी किया होगा और फिर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आपका ये टॉपिक मैं बता रहा हूं बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके बाद फिर आप थोड़ा और सम्स उठा के प्रैक्टिस करना, लेकिन आप हर सम में पहले ऑब्जर्व करना कि कौन सी स्टोरी चल रही है। ठीक है ना, कौन सी स्टोरी चल रही है, आइडल कैपेसिटी है, आइडल कैपेसिटी नहीं है, आउटसाइड कस्टमर है, आउटसाइड कस्टमर नहीं है, हर चीज को बारीकी से आप देखना दोस्तों। हाँ, कभी कभी ये डिफरेंट क्यों होगा मैं बता रहा हूं। देखो, whenever we sell to some outside customers, तो हमें पैकिंग वैकिंग का एक्स्ट्रा खर्चा, ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम अपने डिपार्टमेंट को देते हैं, अपने डिवीजन को, तो एक ही बिल्डिंग में दोनों डिवीजन है, तो बस एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर होगा, तो ना कोई पैकिंग का काम खर्चा करना पड़ेगा, ना कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ेगा। ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बताया होगा कि अगर हम कस्टमर को बेचते हैं तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है 700 है, लेकिन अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 650 है, थोड़ा कम हो जाता है। 50 रुपए का ना पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। उस केस में दोस्तों मेरा ट्रांसफर प्राइस 1300 नहीं ले सकती। बहुत सिंपल है, मैं कस्टमर से कितना कमा रहा था, कंट्रीब्यूशन 600, अभी भी 600 कमाना है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 650 प्लस 600 कस्टमर से कमा रहा था कंट्रीब्यूशन, तो 1250। इट विल नॉट बी 1300, इट विल बी 1250 रुपीज। मैं अगर बी को 1250 में देगा तो भी 600 ही कंट्रीब्यूशन कमाएगा, कस्टमर को बेच के भी 600। फर्क क्या है, वाई नॉट 1300? बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया ना ट्रांसफर में। ये क्या बोल रहा हूं ना, फिर एक बॉक्स के अंदर बॉक्स, फिर चीजें और ऐड होती जाएंगी, कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। तो आपको हर सिचुएशन को बारीकी से समझना है। और मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाने के टाइम भी, बोर्ड में जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मुंबई एंड थाने में जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तो बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं कि आप ट्रांसफर प्राइस में क्वेश्चन पढ़ के पहले उसका डायग्राम बना लो, सब डेटा को एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। डायग्राम देख के ना पिक्चर बहुत क्लियर हो जाता है। समझा कि नहीं? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब कई और पॉसिबल चीजें हैं। मैंने एक और सिचुएशन बनाई है, जरा देख लेते हैं इसको। देखो, इसके में कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, जितने आप बोलो, और 10 बना सकते हैं। मैंने उसमें थोड़े से जो मेनली पेपर में ज्यादा सम्स में दिखे हैं वो मैंने बनाए हैं। वहां पे वापस आउटसाइड कस्टमर है, हाँ है सर, लेकिन आइडल कैपेसिटी में अब प्रॉब्लम है। मेरा पहला केस में ना पूरा आइडल कैपेसिटी था, दूसरा केस में बिल्कुल आइडल कैपेसिटी नहीं था, तीसरा केस में अब स्टोरी और चेंज कर दिया मैंने। हमें वही कैश कॉस्ट मैंने वही रखा, स्टोरी को सेम रखा है, कल ही उसकी मैं कैरेक्टर्स डेटा को बदलते जा रहा हूं। कभी उसमें शाहरुख खान ले रहा हूं, तो कभी आमिर खान ले रहा हूं, तो कभी क्या ले रहा हूं, कुछ ना कुछ गेम बदलते रहता हूं। तो दोस्तों अब समझो बात को, समझो हमारा वही 10,000 का कैपेसिटी है,
और बी का 5000 का कैपेसिटी है, मतलब बी को 5000 फ्रेम चाहिए ए से। अच्छा, अब आउटसाइड कस्टमर कितना, 7000 फ्रेम तो बाहर से कस्टमर हमसे ले लेते हैं। इसका ये मतलब है कि हमारा ए का आइडल कैपेसिटी केवल और केवल कितना है बच्चों, 3000। लेकिन हमें बी को देना कितना है, 5000। अब कितने में देंगे, अब कितने में देंगे? तो दोस्तों बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप ध्यान देना। हम क्या करेंगे, दो ट्रांसफर प्राइसेस डिसाइड करेंगे, एक विद आइडल कैपेसिटी वाला, एक विदाउट, मतलब एक विदाउट आइडल कैपेसिटी वाला। जो आइडल कैपेसिटी है उसका ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट रखेंगे 3000 यूनिट्स का, और जो आइडल कैपेसिटी नहीं, देखो हमें अगर 5000 यूनिट्स देने हैं, हम 3000 ही बना सकते हैं, बाकी 7000 अगर हम उसमें से, देखो अगर हमें उसको 5000 यूनिट देने हैं तो मुझे यहां पे कस्टमर का 2000 का सेल कम करना पड़ेगा। कस्टमर को 5 देंगे, बी को 5 देंगे, यस और नो? तो क्या होगा ना, वो जो 2000 यूनिट्स हम कम करेंगे सेल कस्टमर का, वो 2000 जब बी को देंगे तो कॉस्ट पे नहीं देंगे, वो तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देंगे। सो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉर आइडल कैपेसिटी दैट इज 3000 यूनिट्स, our transfer price is equal to, we can keep it as variable cost। हमको कोई लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं तो लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं तो नेगोशिएट करो बी डिवीजन के मैनेजर से और ऐड कर दो फॉर ऑक्यूपाइड कैपेसिटी, मतलब जो ऑलरेडी जिसका कस्टमर है, मतलब कितने यूनिट्स, 2000। दोस्तों ये 2000 यूनिट ए बी को तभी दे पाएगा जब वो 2000 यूनिट का मार्केट का सेल कम करेगा, मार्केट के कस्टमर को वापस करेगा, तो बी को देंगे। तो वो कॉस्ट पे तो देगा नहीं, बोलेगा जो कस्टमर प्रॉफिट देता है उसी पे मैं दूंगा। वो प्रॉफिट जोड़ के वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 700 है और 600 रुपया कस्टमर से कमा रहे थे ए, तो वापस कितने में देगा, बस सर 1300 में देगा। कितने में देगा, 1300 में। मतलब एक नहीं दो ट्रांसफर प्राइस होंगे। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट इट वेल। बच्चों अब मैं इसमें आपको स्टोरी में एक और ट्विस्ट लेके आता हूं। अब आपका सम आपको घुमाएगा, बोलेगा एक और ऑप्शन आपको देते, चलो क्या ऑप्शन देते हैं। A has option to increase the capacity। ए अगर कैपेसिटी बढ़ाता है तो कस्टमर को वापस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगा। अब क्या करें, कैपेसिटी बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? बहुत दिक्कत वाली बात। तो अगर आप ए की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो ए फिर 12000 यूनिट्स बनाएगा, 7000 कस्टमर को बेचेगा, 5000 बी को देगा कैपेसिटी बढ़ा के। अब इसमें ना रिलेवेंट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, देखो कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा जगह लेंगे, एक्स्ट्रा मशीन आएगा तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा ना, रेंट लगेगा, मशीन का डेपरी लगेगा, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट भी आएगा बच्चों। तो हम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर ऐसा करना है तो आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। गेटिंग इट? तो आपको ना वो मैं स्टोरी बता रहा हूं, उसको सॉल्व कैसे करने का है ना, वो सब्जेक्टिव है बहुत। आपको हर सम में डेटा क्या दिया है उसके हिसाब से आप स्टेटमेंट्स बनाएंगे। इसके साथ कई चीजें और दी होंगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या ऐसा करेंगे तो ऐसा हो, तो मल्टीपल ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू।
क्लियर? ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, ए बी को बोलेगा यार तू छोड़ 3000 ही ले, 5000 क्यों बना रहा है, हम आपको 3000 फ्रेम देते हैं, 3000 बनाओ। अच्छा, बी के पास क्या ऑप्शन है? बी ए से या तो 3000 फ्रेम लेगा या 5000 फ्रेम लेगा, दोनों ऑप्शंस हैं। बाकी 2000 फ्रेम, अगर 3000 लिया तो बी क्या करेगा, बाकी 2000 कहां से लाएगा? वो मार्केट से डायरेक्टली भी खरीद सकता है, वो ऑप्शन भी बी के लिए। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू हमने बात ही नहीं किया, बी के पॉइंट ऑफ व्यू अभी स्टार्ट करेंगे बात करना। बोला सर ये तो बहुत ही अफलातून है। अफलातून टॉपिक है, अफलातून। मेरा एम एक ही है बच्चों, हमारा लेक्चर का, मेरा रिकॉर्डिंग का एक ही एम है कि आपको सोचना कैसे है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उसमें सोचना कैसे है, रास्ता कैसे निकालेंगे, वो आपको सिखाना है। ठीक है, चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। मैं अब स्टोरी खत्म नहीं हुआ ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें मैं क्या बोला, और 10 टाइप के कॉम्बिनेशंस, 10 टाइप की वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं स्टोरी में, जितना चाहे मसाला डाल सकते हैं, ट्विस्ट डाल सकते हैं। मतलब ये उसके जैसा है, कैसा, जो बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल्स नहीं आते हैं, 3-3 साल तक सीरियल चलते हैं, हर 2-3 एपिसोड के बाद नया ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड, ये हो गया, ये हो गया, ये, मतलब सीरियल को खींचना। इसमें भी कितने पॉसिबल और ऑप्शंस क्रिएट आपने सम्स किए होंगे तो आपको पता है दोस्तों। चलो अब हम जरा बी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं। ये तो हमने ए के पॉइंट ऑफ व्यू बात किया, अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे। देखो क्या होगा बच्चों, इसकी मैंने छोटी सी एक वापस स्टोरी बनाई है, सेम क्वेश्चन है। ए बी से फ्रेम लेना चाहता है। अब यहां पे ना वापस स्टोरी में सिंपल ऑप्शन है। अब ए के पास दो ऑप्शन है, ए बी से ले सकता है, लेकिन बी देखो अब सेपरेट एंटिटी है, बाई बाई नहीं है, दुकान में बाई बाई नहीं होते। बी को ए का अगर प्राइस समझ में नहीं आया तो भी मार्केट से फ्रेम खरीद सकता है, मार्केट में उसको 900 में मिल जाता है, मार्केट में उसको 900 में मिल जाता है, और कोई आउटसाइड कस्टमर है नहीं। करेक्ट, आउटसाइड कस्टमर नहीं, मतलब ए का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। मतलब ये हो गया, अगर बी लेगा तो ए फ्रेम बनाएगा, बी नहीं लेगा तो ए फ्रेम नहीं बनाएगा। बहुत सिंपल बात है। अच्छा, अब पहली बात, ए बी को कितने में देगा? अगर मैं बात करूं, ए का कॉस्ट है, ए का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 1000 रुपए। मैं स्टोरी बना रहा हूं, फिर कंक्लूजन निकालते हैं क्या करना है। तो ए बी को बोलेगा भाई 1000 रुपए में ले ले, मत देना प्रॉफिट, तू भाई है ले, 1000 में ले, ऐश कर। बी बोलेगा काहे का ऐश कर, क्या बोलता है तू, क्या बात करता है, नहीं लेगा 1000 में, क्या नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? बहुत सिंपल, देखो बी मार्केट से कितने में खरीद सकता है वो दोस्तों? बी ए को क्या बोलेगा, भाई मुझे तो 900 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, मैं तेरे से 1000 में क्यों लूं? नो बाइंडिंग ऑन ए एंड बी टू बाय एंड सेल फ्रॉम एंड टू ईच अदर। अब बी बोलेगा कि मैं तो मार्केट से खरीदेगा 900 रुपए में, ए को बोलेगा एक काम कर, तू 900 से कम में दे, तेरे से लेता हूं। ए बोलेगा मेरा तो 1000 का कॉस्ट है, मैं 900 में कैसे देगा? झगड़ा। देखो अभी तक पहले वाले एग्जाम्पल में बी के पास ऑप्शन नहीं था यार, अब हमने बी के पास ऑप्शन क्रिएट कर दिया।
बी ए को बोलेगा नहीं चाहिए तेरा, हम मार्केट से खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट से भी खरीद सकते हैं फ्रेम, ऑप्शन आ गया। अब क्या करेंगे, दुविधा। मैं आपको वापस एक बात तीसरी बार हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि ए और बी खाली ये प्रोडक्ट्स नहीं बनाते और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, मतलब कल को ए ने फ्रेम बनाना बंद किया ना तो फिक्स कॉस्ट बंद नहीं होने वाला, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फ्रेम की वजह से नहीं लगता है। डिपार्टमेंट ए का फिक्स कॉस्ट है और डिपार्टमेंट ए में और 10 प्रोडक्ट बनते हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगा। कल को हमने सीए बैच सीए के साथ सीएमए स्टार्ट किया, सीएमए बंद कर रहे हैं, नहीं जम रहा है अपने को, तो क्या मेरा रेंट कम होगा? नहीं कम होएगा यार। बात समझा कि नहीं समझा? हाँ, अब अगर मैं इनका डिस्प्यूट को सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे? अब हमने क्या किया, हमारे जनरल मैनेजर को बुला लिया, भाई जनरल मैनेजर तू आजा। जनरल मैनेजर बोलता है ए तू बता तेरा कॉस्ट कितना है। ए ने बोला 1000 रुपया। जनरल मैनेजर बोलता है वेरिएबल कॉस्ट बता, फिक्स टोटल कॉस्ट मत बता। क्यों? देख, जनरल मैनेजर ए को बोलता है देख, अगर बी ने फ्रेम नहीं लिया तेरे को फ्रेम का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। अगर फ्रेम का प्रोडक्शन बंद करेगा तो तेरा 700 रुपए का खर्चा बचेगा, 1000 का खर्चा नहीं बचेगा। 300 तो जो वो फिक्स कॉस्ट है वो तो तेरा थोड़ी, वो तो कंपनी एज अ होल है, तो वो तो इररिलेवेंट है। मतलब आप फ्रेम बनाओ नहीं बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो लगा रहेगा। हाँ, वो एक की जगह दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे की जगह तीसरे प्रोडक्ट में लग जाएगा, बट रिलेवेंट कॉस्ट इज 700। रिलेवेंट कॉस्ट इज 700। रिलेवेंट कॉस्ट मतलब आपके डिसीजन लेने से जो कॉस्ट अफेक्ट होता है वो रिलेवेंट कॉस्ट है। जो कॉस्ट अफेक्ट नहीं होता है वो नॉन रिलेवेंट, इररिलेवेंट कॉस्ट। हाँ, तो जनरल मैनेजर ने ए को बोला देख भाई 700 रुपए में तू प्रोडक्ट बना लेता है, फिक्स कॉस्ट को मत ले भाई, समझ फिक्स कॉस्ट को मत ले, तेरा भले की बात करता हूं। अच्छा, बी को बोलता है भाई तू बता परचेज कितने में कर रहा है। बोला 900 में कर रहा हूं। अब जनरल मैनेजर जो बात करेगा ना वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा? ना ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी एज अ होल। कंपनी एज अ होल कैसे सोचेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि 2 डिवीजन है, वो ये सोचेगा अगर फ्रेम बनाएंगे तो कितने में बनेगा? 700 में। अगर फ्रेम खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? 900 में। ए बना रहा है, बी बना रहा है, बाढ़ में गया। कंपनी एज अ होल देखो, फ्रेम अगर कंपनी के अंदर बनेगा 700 में बनेगा। 1000 नहीं लेना, मैं वापस आपको बता रहा हूं। जो 300 का फिक्स कॉस्ट है वो काउंट नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग में। हाँ, वो काउंट करता है जब हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, टोटल कॉस्ट शीट बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट कॉस्ट काउंट होता है, मतलब जो कॉस्ट डिसीजन की वजह से अफेक्ट होता है। मतलब ए ने अगर फ्रेम बनाना बंद किया तो 700 का पर फ्रेम कॉस्ट बचेगा। 300 का जो फिक्स कॉस्ट है वो सेव नहीं होने वाला, क्योंकि वो फ्रेम से कनेक्टेड नहीं है, डिवीजन से कनेक्टेड है। वो तो हमने उसका एक शेयर उस फ्रेम पे लगा दिया है, अब वो खाली दूसरे प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगा। अच्छा, कंपनी एज अ होल बनाएंगे तो 700 में बनेगा, खरीदेंगे तो 900 में बनेगा। खरीदेंगे तो आप मुझे बताओ कौन सा बेटर ऑप्शन है? सर, बनाने का बेटर ऑप्शन है। तो कंपनी एज अ होल व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? ए बना के बी को देगा। अब ए और बी के बीच में लड़ाई है,
ए और बी के बीच में लड़ाई है। कैसे लड़ाई है? ए बोलता है 1000, बी बोलता है 900, झगड़ा हो गया। जनरल मैनेजर बोलता है नहीं करो ऐसा, कंपनी एज अ होल ट्रांसफर करना है, तुम झगड़ा करो, तुमको निकाल देगा मैं। ए और बी को धमकी दिया, देख कंपनी एज अ होल 200 रुपए का फ्रेम पे फायदा हो रहा है, खुद बनाएंगे तो तुम अब आपस में झगड़ा मत करना, ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करके देता हूं ना, मैं सॉल्व करके देता हूं। तो मैनेजर ने क्या बोला, देखो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मतलब इससे कम में ए नहीं देगा। ए को बोला देख कंपनी के भले के लिए तुम्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तुम कम से कम कितना लोगे? 700, क्योंकि 700 में बनेगा। हाँ, मतलब ए 700 से कम नहीं लेगा। यस सर। देन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस मतलब बी 900 से ज्यादा में ए से लेगा ही नहीं, क्योंकि 900 से ज्यादा में लेगा उससे अच्छा मार्केट में 900 से मिलता है। मतलब ए बी क्या बोलेगा, भाई देख मार्केट में 900 से मिलता है, तू भी मैक्सिमम 900 देगा तो मैं कंपनी के भले के लिए 900 में खरीदूंगा, 900 से ज्यादा बोलेगा तो मैं नहीं खरीदेगा। अब रेंज डिसाइड हो गया, कम से कम 700, ज्यादा से ज्यादा 900, बस गेम खत्म। दोनों मैनेजर को सामने सामने बिठा दो, बोल अब लड़ो आपस में, नेगोशिएट करो। अब तुम्हारा गेम हमने सेट किया है 700-900 के बीच में, 700-900 के बीच में, 700-900 के बीच में जो डिसाइड करना है आपस में नेगोशिएट करो। कुछ नहीं, चलो एक काम करते हैं, एवरेज निकाल लो, 700-900 का एवरेज 800। चलो ए को बोला चल बी को तुम 900 800 में दे, तू 100 कमाएगा, तू 100 कमाएगा। ए को बोला, बी को बोला तेरे को 100 का फायदा होगा, मार्केट से 900 में मिलता है, तुम 800 में ले इसे, दोनों का भला हो गया, दोनों प्रॉफिट में रहेंगे, कंपनी भी प्रॉफिट में रहेगा, कंपनी भी प्रॉफिट में रहेगा। अब मैं स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आता हूं, बहुत बढ़िया, मेरे को मजा आता है इस टॉपिक में, जितना ज्यादा चीजें घूमती है ना उतना मजा आता है, स्टोरीज को कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है। कॉस्टिंग है भाई, मजाक है। हाँ, मैं आपको, अरे भाई तू किधर चला गया, बड़ी मुश्किल से तुमको सीखा है, तुम अभी तंग मत कर। हाँ, अब मैं स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आता हूं, मैं इस प्राइस को बदल देता हूं, 900 की जगह अगर मैं इसको 650 कर दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब जनरल मैनेजर क्या सोचेगा, अगर हम बनाएंगे तो 700 लगेंगे, लेकिन डायरेक्टली फ्रेम बना बनाया खरीदेंगे तो 650 लगेंगे। बनाएंगे तो 700 में बने। अब देखो जनरल मैनेजर ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच ही नहीं रहा है, पहले कंपनी एज अ होल डिसीजन ले रहा है, फिर ए और बी के बीच में सेटलमेंट करवाएगा। अगर उसको लगा कंपनी एज अ होल ट्रांसफर होना चाहिए, बेनिफिट कंपनी एज अ होल हो रहा है, तो वो ट्रांसफर करवाएगा और ए और बी को बिठा के दोनों में आपस में एडजस्टमेंट करवाएगा। लेकिन पहले कंपनी एज अ होल तो डिसाइड कर ले। अब मुझे बताओ, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो 700 में बनता है, खरीदेंगे 650 में, तो आप बनाएंगे क्यों? खरीदेंगे। कंक्लूजन यहां पे जनरल मैनेजर ए को बोलेगा तू भाई फ्रेम बनाना बंद कर, छोड़, तू दूसरा प्रोडक्ट बना, 700 में बना के दे रहा है, 650 में मार्केट से मिल रहा है, 50 का सीधा सीधा अपने को बेनिफिट है और मेहनत भी कम लगेगा, बनाने का टेंशन ही नहीं है। तो कंक्लूजन ये ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। जब ट्रांसफर ही नहीं करेंगे तो प्राइस का बात ही नहीं है। देखो ए और बी का झगड़ा अलग है, ए अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा, बी अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से।
ए 700 से कम में देगा नहीं, बी 650 से ज्यादा में लेगा नहीं, इसका मतलब ये डील कभी होनी नहीं है, ये केस में डील कभी होनी नहीं है। बी 650 से ज्यादा देगा ही क्यों, उसको मार्केट में 650 से मिल रहा है ना, और ए 700 से कम लेगा नहीं क्योंकि 700 तो उस मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट है उसका। कंक्लूजन, डील कैंसल, ए और बी के बीच में ट्रांसफर नहीं होगा, ए फ्रेम बनाना बंद करेगा और बी फ्रेम मार्केट से खरीदेगा। कितना चेंज हो गया, एक छोटा सा प्राइस चेंज किया। मैं आपको बता रहा हूं थॉट प्रोसेस 3 एंगल से होते हैं, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी एज अ होल। डिसीजन कंपनी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। कंपनी एज अ होल फायदा है तो डिसीजन लेंगे, वो यस बोलेंगे और ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू को एडजस्ट करवाएंगे। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन। दोस्तों बहुत ही बढ़िया पॉइंट था। अब मैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, क्या करूं, कितना और 2 घंटा बात करूंगा और कितनी इसमें सिचुएशंस क्रिएट कर सकते, बट मैंने क्या किया, एक ओवरऑल व्यू दे दिया आपको इस टॉपिक का, कैसे कैसे स्टोरीज आ सकती हैं, कैसे सोचना है। अब आप सम्स देखेंगे, आपके 70% सम्स इसी स्टोरीज के अंदर घूमने वाले हैं। ठीक है, अब एक और इसमें स्टोरी ले लेते हैं, सेम प्रोडक्ट है, सेम एग्जांपल है। ए हैज आउटसाइड कस्टमर ऑफ 1100 एंड बी आउटसाइड सप्लायर से खरीद सकता है, दोनों आजाद हैं। बी नहीं लेगा तो ए को परवाह नहीं है, और ए नहीं देगा तो बी को परवाह नहीं है। ए का कस्टमर रेडी है, बी का सप्लायर ऊपर रेडी है। देखो अब क्या करना चाहिए, अब वापस हम कंपनी एज अ होल सोचेंगे। कंपनी एज अ होल कैसे सोचेंगे, देखो इस केस में सोचने के कई अलग अलग एंगल्स हैं। मैं कंपनी एज अ, देखो मैं पहले ए के पॉइंट ऑफ व्यू, बी के पॉइंट ऑफ व्यू बात ही क्यों करूं, क्योंकि डिसीजन तो कंपनी एज अ होल पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना। हाँ, फिर ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करूंगा मैं। कंपनी एज अ होल, कंपनी एज अ होल, if transfer is done from A to B, अगर A ने B को ट्रांसफर किया तो there will be loss of contribution to A। कंपनी एज अ होल बात करते हैं, ये प्रोडक्ट A 1100 में बेच रहा है, 700 में बना रहे, फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट है, उधर उसको किधर नहीं लेना है, बनाओ नहीं बनाओ वो कॉस्ट तो वैसे ही रहने वाला है। क्योंकि सीएमए का बैच बंद करो तो सीए का बैच तो चलेगा, कॉमर्स का बैच तो चलेगा, तो मेरा रेंट थोड़ी ऊपर नीचे होने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट इज द रिलेवेंट कॉस्ट जो हम डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे। बात समझा कि नहीं समझा? आप फ्रेम नहीं बनाएंगे तो बाकी फर्नीचर तो बनाएंगे, तो जो फिक्स कॉस्ट है ना वो प्रोडक्ट का नहीं होता है, वो कंपनी का होता है, डिवीजन का होता है। तो एक प्रोडक्ट बंद करने से, चलाने से वो फिक्स कॉस्ट अफेक्ट नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो रिलेवेंट कॉस्ट 700 है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन 1100 में बेचते थे, 700 में बनाते थे, जो 400 रुपए का लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन है, तो ये लॉस है, माइनस में है। ठीक है, अच्छा लेकिन परचेज कॉस्ट में कोई सेविंग्स होने वाली है? सेविंग्स इन परचेज कॉस्ट, देखो आप
अगर ए बी को देगा तो बी मार्केट से नहीं लेगा, मार्केट से 900 में लेता था। कंपनी एज अ होल सोचो, हाँ, कंपनी एज अ होल 700 में बनाएंगे, 900 में खरीदेंगे। तो अगर हम बनाएंगे तो 200 का बेनिफिट होगा, 200 का कॉस्ट कम लगेगा बनाने में, यस और नो। तो सेविंग इन परचेज, सेविंग इन कॉस्ट, तो मैं सेविंग इन कॉस्ट बोल सकता हूं, इन कॉस्ट बोलूंगा। अरे भाई रब हो जा, भूल जाऊंगा यार मैं, हाँ, 900 माइनस 700, 200। दोस्तों अगर ए बी को देगा तो डेफिनेटली 200 रुपए का हम कॉस्ट बचा लेंगे, क्योंकि खरीदने से 900 पड़ता था, बनाने से 700 पड़ता है। मैं मानता हूं 200 रुपए का कॉस्ट बचेगा, लेकिन 400 रुपए का कंट्रीब्यूशन हाथ से निकल जाएगा, जो ए डायरेक्टली कस्टमर से कमा रहा था। तो इफेक्टिवली 200 का कंपनी को लॉस होएगा अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो। देखो ना, पीछे वाली स्टोरी में ना हमने खाली क्या देखा, ये वाली स्टोरी में हमने देखो ए का कोई डायरेक्ट कस्टमर था नहीं, तो वो ऑप्शन ही नहीं है। खाली हमने क्या देखा, कितने में बनाएंगे, कितने में खरीदेंगे। अगर बनाएंगे सस्ते में तो बनाना बेटर ऑप्शन है, खरीदेंगे सस्ते में तो खरीदना बेटर ऑप्शन है इसमें ना। लेकिन इसके साथ एक और ऑप्शन दिया है, ए डायरेक्ट कस्टमर को बेच भी सकता है। तो खाली सेविंग इन कॉस्ट नहीं देखना है, खाली सेविंग इन कॉस्ट नहीं देखना है। जब ए बी को ट्रांसफर करेगा तो ए का कस्टमर चला जाएगा, उससे एक 400 कमाता था, अब वो 400 का नुकसान हो गया, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और उधर 200 का कॉस्ट सेविंग हो गया, 700 में बना, 900 की जगह खरीदने की जगह 200 का कॉस्ट बचा, 400 का नुकसान हो गया, अरे नेट तो लॉस में जा रहे। कंक्लूजन क्या करेंगे इसमें बच्चों, कंक्लूजन है ए टू सेल इन मार्केट, बी टू बाय फ्रॉम मार्केट। ए को बोला तुम मार्केट में 1100 में बेचो, बी को बोला तुम 900 में खरीदो। और लेमैन है, इस सिंपल में एग्जांपल लेता हूं, सिंपल एग्जांपल समझो, ये मेरा प्रोडक्ट है माउस, या चलो ये कीबोर्ड मेरा प्रोडक्ट है। मैं इसको 900 में खरीद सकता हूं, 1100 में बेच सकता हूं, तो मैं करूंगा ना। इधर एक मेरा कस्टमर है जो मेरे से 1100 में खरीद रहा है, इधर एक सप्लायर है 900 में दे रहा है, तो मैं तो खुश हूं ना, मैं तो 200 का बेनिफिट ही लेके जाऊंगा ना। अरे यस और नो, यस और नो। तो दोस्तों ये था हमारा एक ओवरऑल डिस्कशन ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफरर पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांसफरी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी एज अ होल, 3 एंगल से अपने को देखना पड़ता है। तो सर पेपर में क्या करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। आई होप सो बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, और ये लेक्चर सुन के आप अब सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। 70% सम्स आपके इसी एंगल के अंदर, इन्हीं ऑप्शंस के अंदर बच्चों घूमेंगे। कोई डाउट है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम आपसे छुट्टी लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। तब तक बच्चों टाटा, बाय बाय, take care, thanks a lot, thank you very much. Please subscribe the channel, share the lecture with your friends if you feel this is useful. Don't share if it is not useful, share only if it is useful. We are putting a lot of efforts, a lot of time to create the examples and record and give it to you दोस्तों. Thank you very much, thank you, thanks a lot.